बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ वर्क स्टेशंस MGD 613 लेसन नंबर 421। जी, वर्क स्टेशन या जो वर्क होता है उसके डिज़ाइन के हवाले से बात करेंगे। डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आ रही है वह है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है कि वो एक्टिविटीज़, वो मेथड्स जो कि जॉब में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है जी। आप यहाँ पे देख लें कि व्हाट विल बी डन, हु विल बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है, कब करना है, क्यों करना है। ये सारा जॉब डिजाइन में आता है। A successful job design must have the following quality। अच्छे जॉब डिजाइन जो है इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? Carried out by experienced personnel who have necessary training and background। वो बंदा काम करे जो कि एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है। जो जॉब डिजाइन है वो कंसिस्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हो, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में मौजूद हो, अंडरस्टूड बाय द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज बोथ, दोनों उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, शेयर विद न्यू एम्प्लॉय। ये वो चीजें हैं जो कि जॉब डिजाइन की हैं। उसके बाद आते हैं फैक्टर दैट अफेक्ट जॉब डिजाइन इंक्लूड। कौन कौन से फैक्टर हैं जॉब डिजाइन को अफेक्ट करते हैं? उसमें लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड जॉब, यानी कि उसमें जो चीजें उन्होंने ऊपर पढ़ी हैं उनमें से कोई भी चीज मिस होती है तो लैक ऑफ आ गया, यानी कि इसमें वो आ गया जी फैक्टर्स दैट अफेक्ट जॉब डिजाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्क स्टेशन, वर्क सिस्टम सॉरी। वर्क सिस्टम के डिजाइन में हमारे पास जो चीजें आएंगी उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, बिहेवियरल अप्रोचेज आएंगी, टीम्स, मेथड एनालिसिस, मोशन स्टडी, वर्किंग कंडीशन। ये 6 पॉइंट्स हैं, अलग-अलग सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि जब कोई बंदा किसी काम को परफॉर्म करता है तो वो मुसलसल बार-बार करने की वजह से उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अब जो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें हर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग अवेलेबल होते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें चंद एम्प्लॉइज हैं तो उसमें हर एम्प्लॉई हर एक्टिव परफॉर्म कर रहा होता है, वो स्पेशलाइजेशन का जुमरे में नहीं आता। जॉब दैट ऑफ नैरो स्कोप, जॉब जिस तरह की नैरो स्कोप मतलब कि अब थोड़ा काम है कि इतना काम करना है, ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्क आपने परफॉर्म करना है। असेंबली लाइन, मेडिकल स्पेशलिटीज, MBA कोर्सेज, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपके स्पेशलाइजेशन को बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बिहेवियर अप्रोचेज टू जॉब डिजाइन। अब बिहेवियर अप्रोचेज जॉब डिजाइन में हमारे पास जो आती हैं वो है जी जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट और जॉब रोटेशन। ये तीन जो सबसे पहले जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो टास्क ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी टास्क का इजाफा हो जाना जॉब एनलार्जमेंट कहलाता है। जॉब रोटेशन होता है कि आपका काम ही चेंज कर दिया जाए, यानी पीरियडिकली आपको कोई और काम दे दिया जाए और उसका काम आपको दे दिया जाए। जॉब एनरिचमेंट इज नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग ए कोऑर्डिनेशन टास्क बाय वर्टिकल लोडिंग। जॉब एनरिचमेंट होता है कि आप यानी कि आपकी जैसे प्रमोशन हो जाए, आप अपने किसी सीनियर को काम कर रहे हैं या किसी जूनियर को काम कर रहे हैं, यानी कि अपने से नीचे या अपने से ऊपर, जिसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। दिस का जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ऑफ दीज अप्रोचेज टू जॉब डिजाइन which is that they have potential to increase the motivational power of the, यानी कि वो एक्टिविटीज, वो अप्रोचेज यूज करना जिनके थ्रू कोई यानी कि वो मेथड जिनके थ्रू कोई एम्प्लॉय जो है उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो, उसका वर्क कंडीशन इंप्रूव हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, तो वो मोटिवेशन कहलाता है।
नेक्स्ट आते हैं टीम्स। जी, टीम्स बना के काम करना ये एक बड़ा अच्छी एक्टिविटी होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि क्वालिटी इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, वर्क सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव होती है। ये 3 पॉइंट्स है ये टीम्स के। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेथड एनालिसिस। मेथड एनालिसिस क्या होता है कि आप किसी जॉब को किस तरीके से, किस प्रोसीजर से, किस एक्टिविटी के थ्रू, किस रोड मैप के थ्रू यूज़ करते हुए कंप्लीट करते हैं, दिस कॉल्ड मेथड एनालिसिस। Method analysis procedure is simple and effective and does the following: identify the operations to be studied. आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से ऑपरेशंस स्टडी किए जाएंगे, एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, ठीक है, जो काम वो कर रहा है उस काम को करने का मेथड है क्या एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। अगर उसने कोई न्यू मेथड है तो उसका पर्पस देखा जाता है कि क्या नए मेथड की जो काम बेहतर हो रहा है, ठीक है। अगर वो तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है कि ये नए मेथड ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालाइज द जॉब एंड प्रपोजिंग न्यू मेथड्स। जॉब डिजाइन एनालिस्ट शुड क्वेश्चन द इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंट एंड प्रपोज मेथड। हाँ, जो नया मेथड है जिसने जॉब एनालिस्ट जो होता है जिसने जॉब डिजाइन की हुई है वो उस मेथड की इंटीग्रिटी और इफेक्टिवनेस चेक करता है, देखता है कि आए ये मेथड इम्प्लीमेंटेड है भी कि नहीं, उसमें क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, किस तरह से उसको परफॉर्म किया गया है और क्या इसकी परफॉर्मेंस हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अगर तो है तो उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त देता है कि जी ये मेथड ठीक है। फिर द फ्लो प्रोसेस चार्ट। Chart used to examine the overall sequence of an operation by focusing on movements of operator or flow of material। जी, फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है ये बेसिकली फ्लो बताता है कि किस तरह मटेरियल का फ्लो होगा। आपको याद है कि पीछे हमने लेआउट्स पढ़े थे जिसमें यू शेप्ड जो लेआउट पढ़ा था, एक तरफ से रॉ मटेरियल एंटर हो रहा है और हर डिपार्टमेंट से गुजरते दूसरी तरफ आके वो अम, उसमें ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो रहा है। वो पूरा एक फ्लो बना हुआ था, एक फ्लो चार्ट था, ठीक है, जिसमें बताया गया कौन सा काम कब होना है, कितनी देर लगनी है, उसके बाद कौन सा काम होना है, ये पूरा एक फ्लो बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी इंस्टॉलिंग द इम्प्रूव मेथड। अगर वो मेथड जो इम्प्रूव मेथड है वो सूटेबल होता है नया मेथड, तो फिर उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। इफ द वर्कर हैज बीन कंसल्टेड देन द टास्क इंस्टॉलिंग द न्यू मेथड इज ईजियर, अदरवाइज इट बिकम द टफेस्ट पार्ट। अगर वर्कर फिर क्या कहता है वो अपने सीनियर से या उस बंदे से जो एनालिस्ट था उससे कंसल्ट कर लेता है तो उसके लिए न्यू मेथड को अडॉप्ट करना आसान होता है। इफ देयर इज अ पैराडाइम चेंज फ्रॉम द ओल्ड मेथड द इम्प्लीमेंटेशन मेक इज लॉन्गर टाइम। जी, पैराडाइम चेंज क्या होता है, जो मेजर चेंज, जो बड़े लेवल का चेंज, जो एक्चुअली पूरे ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहा हो, तो फिर उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है उस सारे प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोशन स्टडी एंड मोशन स्टडी टेक्निक्स। मोशन स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं? मोशन स्टडी प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग मोशन एफिशिएंट वर्क प्रोसीजर। जी, मोशन स्टडी क्या होती है कि ये गाइडलाइंस एंड डिजाइन है जिसमें पूरा वर्क प्रोसीजर डिजाइन किया जाता है। एनालिसिस ऑफ दर्बलिंग दर्बलिंग्स बेसिक एलिमेंटल मोशन इनटू व्हिच अ जॉब कैन बी ब्रोकन डाउन। जिसमें जॉब के ब्रोकन डाउन करके यानी कि जॉब के पार्ट्स करके दिखाया जाता है कि किस किस तरह से काम हो रहे हैं। माइक्रो मोशन स्टडी यूज ऑफ मोशन पिक्चर स्लो मोशन इज टू स्टडी मोशंस दैट अदरवाइज वर्ल्ड बी टू रैपिड टू एनालाइज। जी, यूज ऑफ मोशन पिक्चर। जी, मोशन पिक्चर्स का यूज जो है ये और मामला को बेहतर करता है जिससे आपके जो एक्टिविटीज हैं वो और बेहतर हो जाती हैं। द गाइडलाइंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो हमारी जो मोशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ यूज ऑफ बॉडी, प्रिंसिपल्स फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। जी, वो असूल किस तरह से हमें को काम करना है, वर्क स्पेस पर किस तरह के अरेंजमेंट होंगे उनके प्रिंसिपल्स, टूल्स इक्विपमेंट कैसे यूज करेंगे उनके प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें जो है ये मोशन में आती हैं। नेक्स्ट है जी थर्बलिक टेक्निक। ये कुछ भी नहीं है। हम आते हैं स्टॉप वॉच टाइम।
Stopwatch time is used to develop the time standard based on observation of one worker taken over number of cycles. जी, स्टॉपवॉच टाइम स्टडी बेसिकली बताती है कि किसी काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम, मैक्सिमम, और फिर वो काम कहाँ से कहाँ जाएगा और फिर वहां पे कितना टाइम होगा। डिटरमाइन द टास्क टू बी स्टडीड इन द वर्कर्स हु बी स्टडीड। जी, टास्क को डिफाइन करें और वर्कर को फॉर्म करें जिसको वो स्टडी कर रहा है। नंबर ऑफ साइकिल्स टू ऑब्जर्व, उसके डिटरमाइन साइकिल्स डिटरमाइन करें कितना टाइम लगेगा। टाइम द जॉब, रेट द वर्कर्स परफॉर्मेंस, जॉब का टाइम कितना है, वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी है, कंप्यूट द स्टैंडर्ड टाइम कंप्यूट करना। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिकली इसी स्टॉपवॉच टाइम स्टडी में की जाती हैं। आल्सो द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट मस्ट बी टाइम इज अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। अब जब हम साइकिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो तीन चीजों को हम मद्देनजर रखते हैं। एक, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व टाइम, दैट डिजायर्ड एक्यूरेसी, दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एस्टिमेटेड जॉब टाइम। जी, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व टाइम के इस पर्टिकुलर टाइम में क्या, यानी कि आल्सो नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, कि टाइम में जो वेरिएबिलिटी है, कमी बेशी है, वो उसको स्टडी करना, उसको देखना, कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसा है, कितने मामला बेहतर है, ये चीजें। नेक्स्ट आता है डिजायर्ड एक्यूरेसी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मीन ऑफ ऑब्जर्व टाइम। जी, जो डिजायर्ड एक्यूरेसी है उसको एक्सप्रेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्व टाइम, जो टाइम ऑब्जर्व किया जा रहा है किस तरह से। n इज इक्वल टू जी एस ओवर ए एक्स होल स्क्वायर। जी क्या है, जी इज अ नंबर ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशंस नीडेड फॉर डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। जी, जी क्या है, वो टाइम पीरियड, वो नंबर ऑफ डेविएशंस हैं जो कि डिजायर्ड कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए यूज होती हैं। एस क्या है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एस से ए जो है वो डिजायर्ड एक्यूरेसी है, और एक्स जो है वो सैंपल मीन है। एन जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, या कह लें कि नंबर ऑफ आउटपुट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे वो ले रहा है, गिवन डाटा हमारे पास एस 5 मिनट्स है, जी 1.96 है, गिवन होगा यहाँ पे कॉन्फिडेंस है 95% है। जी ये देखें, होता है ये बेसिकली ना, जी का एक टेबल होता है, जी टेस्ट उसे कहते हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो हम जो वो है ए है हमारे पास, वो 5% आ जाता है। तो हम चूंकि जी कैलकुलेट करते हैं व्हेन कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, तो हम बाकी के 5% जी को कैलकुलेट करेंगे ए ओवर 2 के साथ, तो ये 1.96 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स 120 मिनट्स है, ठीक है, ए जो है 5% है। द फार्मूला इज एन इज इक्वल टू जी एस ओवर ए एक्स multiply की पावर 2, substituting the values 1.96 multiply 5, 1.05 multiply 120। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 1.96 मल्टीप्लाई 5 और ये 0.05 मल्टीप्लाई 120, ये 36 और ऊपर जो है वो आ जाता है 9.6 आना है। ये 96 उसने लिख दिया हुआ है। हर 2.67 स्टडीज, 3 स्टडीज, यानी कि जो हमारे पास आता है, ये नाम था स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। तो 3 स्टडीज आएंगी जी इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक होगा जी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टाइम स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट ऑफ टाइम स्टैंडर्ड इन्वॉल्व ऑब्जर्व टाइम, नॉर्मल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ये 3 तरह के टाइम होते हैं किसी भी टाइम स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। मैथमेटिकली ऑब्जर्व टाइम रिप्रेजेंट्स ओटी इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। जो हमारा ऑब्जर्व टाइम है वो समेशन एक्स ओवर एन से कैलकुलेट होता है। उसके बाद नॉर्मल टाइम जो है वो कैलकुलेट इक्वल होता है ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय पी आर। जी, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू एन टी मल्टीप्लाई ए एफ। ए एफ क्या है ये, इसने यहाँ भी लिखा होगा जी, खैर ए एफ के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस फॉर डिले टाइम, गेटिंग ग्लास ऑफ वाटर और अच्छा हाँ, जो टाइम से हटके जो हमारे पास एडिशनल
टाइम रिक्वायर्ड होता है डिले होने का, उसके बारे में बात कर रहा है वो। नेक्स्ट ही हमारे पास आ गया कंपनसेशन। एन ऑपरेशन मैनेजर कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, टाइम बेस्ड सिस्टम, आउटपुट बेस्ड सिस्टम। जी, टाइम बेस्ड सिस्टम होता है विच इज द कंपनसेशन बेस्ड ऑन टाइम एन एम्प्लॉय हैज वर्क ड्यूरिंग द पे पीरियड। जी, कंपनसेशन के किस हिसाब से उनको पे किया जाएगा। एक टाइम बेस्ड सिस्टम होता है जो गिवन टाइम प्रोवाइड किया जाता है कि इस टाइम में ये काम कंप्लीट करना है, और एक आउटपुट बेस्ड होता है कि जितने यूनिट्स आप बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें कंपनसेशन कैलकुलेट होती है। Characteristic of farm incentive plan: accurate, easy to apply, consistent, easy to understand, fair compensation। जी, ये वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इंसेंटिव प्लान डिजाइन करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो इंसेंटिव प्लान होगा वो किस हिसाब से होगा, कितनी एक्यूरेसी है, किस हिसाब से कंसिस्टेंट काम है, इजी टू अंडरस्टैंड, इंसेंटिव प्लान इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, किस हिसाब से पे किया जाएगा, कंपनसेशन क्या होगी, ये सारी चीजें इंसेंटिव प्लान में होती हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान तीन तरह के होते हैं। ग्रुप इंसेंटिव प्लान होता है, नॉलेज बेस्ड पे सिस्टम होता है, और मैनेजमेंट कंपनसेशन होती है। ग्रुप इंसेंटिव प्लान होता है कि जो ग्रुप या टीम जो मिलकर काम कर रही है उन पूरे ग्रुप को एक ही तरह का इंसेंटिव दिया जाता है। नॉलेज बेस्ड पे सिस्टम होता है कि जिसकी जितनी स्किल्स हैं, जितना नॉलेज है, उस हिसाब से उसको पे किया जाए। और तीसरा जो है मैनेजमेंट कंपनसेशन है कि मैनेजमेंट खुद डिसाइड करती है कि हमें किसी को कितना पे करना है या क्या पे करना है। ये हमारा कंपनसेशन सिस्टम होता है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 21 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।